Hello student, this video is again for class 9th, proceeding with the second part of the bio chapter cell. In the last lecture we had done we had done what a cell is, we had done the difference between prokaryote and a eukaryote cell, we had done about unicellular multicellular organisms, then we had done in details about cytoplasm, nucleus and the plasma membrane. This lecture is all about cell organelles and we will be discussing the different cell organelles one by one. The main factor that you have to keep in mind is the diagram of the cell organelle, and you have to learn the main functions of the cell organelle and any one characteristic if there is. ठीक है, तो धीरे धीरे हम एक एक करके जो इम्पॉर्टेंट वाले सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में करेंगे. तो पिछले लेक्चर में हमने सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस तीन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में किया था. अब हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल है विच इज़ कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria, as you have done in your previous class, is called as the powerhouse of the cell. It is called as the powerhouse of the cell because it has it contains या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है. रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज हमने डाइजेशन की प्रोसेस से हमारे ब्लड में आया था वो ग्लूकोज सेल तक पहुंचता है. सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उस ग्लूकोज को हम जो सेल है वो ब्रेक करेगा. सो ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर plus energy in the form of ATP. ATP is, as you know, adenosine triphosphate. तो अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल सा डायग्राम बनाएं तो आप पहले एक ओवल बनाइए. उस ओवल में दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. अब इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है लेकिन वो मेम्ब्रेन थोड़ी लंबी है तो अंदर वो फोल्ड हो जाती है. तो ये जो फोल्ड्स हैं ये अंदर की मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं. सो इनर मेम्ब्रेन इज़ लार्जर एंड इट इज़ फोल्डेड इनटू फोल्ड्स इनसाइड द आउटर स्मॉल मेम्ब्रेन और इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे. इसके अंदर एक जेली लाइक साइटोप्लाज्म होता है. इस जेली लाइक साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं मैट्रिक्स और इन क्रिस्टे के ऊपर स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम ऑक्सीसोम्स बोलते हैं. कहीं कहीं इसको हम F पार्टिकल भी बोलते हैं और जो F पार्टिकल होता है वो कुछ इस प्रकार का एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसका और ये F पार्टिकल के अंदर ही रेस्पिरेशन होती है. दिस F पार्टिकल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गिव यू एनर्जी. अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि सेल के अंदर दो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेले हैं और नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है. टू सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलेस जो हैं दे आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे आर योर क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स. अब प्लास्टिड जो हैं वो एनिमल सेल के अंदर नहीं होते हैं, प्लांट सेल के अंदर होते हैं. अब सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स का मतलब ये है कि इनके पास अपना DNA और अपने राइबोसोम्स होते हैं. सो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स आर द ऑर्गेनेल्स विच हैव देयर ओन DNA एंड दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स. दैट इज़ ये अपनी एक्टिविटीज़ को खुद सस्टेन कर लेते हैं और ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं दे आर क्वाइट केपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑल्सो बिकॉज दे हैव DNA. सो they have their own genetic material and they have protein synthesis machinery in them and they are self-replicating organelles. सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स का मतलब ये होता है कि अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया को ज़रूरत पड़े तो वो अपने जैसा एक और माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है. ठीक है, अब जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको सिर्फ उसका स्ट्रक्चर याद करना है. उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर एक डबल वॉल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है. इनर मेम्ब्रेन इज़ लार्जर एंड इट इज़ फोल्डेड इनटू द मैट्रिक्स और ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको हम क्रिस्टे बोलते हैं. दे इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड दे डिवाइड द इनर
जो अंदर का हिस्सा होता है उसको वो अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। इनके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है उनके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम ऑक्सीसोम्स बोलते हैं, और ये जो ऑक्सीसोम्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू रिलीज एनर्जी। अब जो तुम्हारी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो हमारी सेल की एनर्जी करेंसी कहलाती है। ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी, जैसे हम करेंसी यानी कि रुपयों का इस्तेमाल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, वैसे ही कहीं पर भी अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो भेजा जाता है वो ATP के मॉलिक्यूल्स के रूप में भेजा जाता है, और ATP के मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके कोई भी ऑर्गेनेले है या बॉडी का कोई भी पार्ट है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो कंप्लीट करता है। सो दिस इज़ एज फार एज वेयर माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कंसर्न। उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेले आपने करना है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। वी हैव क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, विल डू देम इन डिटेल। देन वी हैव ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस है, मतलब उनका कोई रंग नहीं होता, फीके होते हैं। और उसके बाद एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का जो नाम है वो वर्ड क्रोम से आया है। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं दे आर कलर्ड। ये क्या करते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं। और अगर मैंगो जो है वो येलो कलर का है या ऑरेंज कलर का है, और अगर कुछ रोज़ जो है वो रेड कलर के हैं, कोई येलो है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज प्लास्टिड्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द एप्पल और इन द सेल्स ऑफ एप्पल के सेल्स के अंदर रेड कलर के क्रोमोप्लास्ट होंगे तो एप्पल का कलर रेड होगा। अगर उसके अंदर येलो कलर के क्लोरोप्लास्ट होंगे तो एप्पल का कलर येलो होगा। कभी ग्रीन एप्पल्स भी होते हैं। फ्लावर्स के केस में भी यही होता है, अगर फ्लावर्स के अंदर वायलेट कलर का क्रोमोप्लास्ट है तो उस फ्लावर का रंग वायलेट होगा। तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो फूलों और फलों को रंग देने का काम करते हैं, और जो प्लास्टिड्स होते हैं वो हमें पता है ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई रंग नहीं होता, और ये खाने को स्टोर करने का काम करते हैं। उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लास्टिड है दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। और अगर मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। इट इज़ ओवल शेप स्ट्रक्चर। उसके अंदर ये डिस्क्स होती हैं। इन डिस्क, हर एक डिस्क को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। और जैसे आप सिक्कों का एक ढेर लगा लें, एक के ऊपर एक, उसी प्रकार से एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड जो होता है वो एक स्टैक के रूप में होता है, और इस पूरे स्टैक को हम ग्रैनम बोलते हैं, और प्लूरल जो इसका है वो ग्राना है। तो जो हमारे बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसके अंदर ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे थाइलाकॉइड्स जो होते हैं वो उनके स्टैक्स जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो स्टैक्स हैं, हर स्टैक को हम ग्राना बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और इसीलिए जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है उसका रंग ग्रीन है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही आपके पत्तों का रंग ग्रीन होता है, या वो स्टेम्स वगैरह जो हैं उन सब का कलर जो है वो ग्रीन होता है। तो जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इट इज़ ग्रीन बिकॉज ऑफ अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड एज द क्लोरोफिल। एंड यू हैव डन इन योर यंगर क्लास, इन योर प्रीवियस क्लासेस, कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपका क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इन जो क्लोरोप्लास्ट जितने भी ये तुम्हारे ग्राना है दे आर एम्बेडेड। ये एक मैट्रिक्स के अंदर डूबे हुए होते हैं, और इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए एक प्लास्टिड का, और प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, और हर प्लास्टिड का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो जो अभी हमने किया था कि जो प्लास्टिड है वो भी एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेले है, मतलब इसके पास अपना DNA और अपने राइबोसोम्स होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट, chloroplast and leucoplast. So these two are very important from examination point of view. इनके diagrams आपको learn करने हैं और इनके functions को भी आपको करना है। तो इनमें से काफ़ी detailed questions कई बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा नया ऑर्गेनेले आता है, अब वो बाकी ऑर्गेनेले जो हैं दे आर क्वाइट अभी तक मतलब दे आर
इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो उनमें, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी तक आप लोगों ने छोटी क्लासेस में प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपने सिर्फ नाम सुना था या उसका आपने फंक्शन लर्न किया था। अब हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। तो ये जो बेसिकली ये इस प्रकार से, अगर मैं एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस प्रकार से इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं और इन ट्यूब्यूल्स को, ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं दे आर फिल्ड विद फ्लूइड। और ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इनफैक्ट ये साइटोप्लाज्म के अंदर कंपार्टमेंट्स बनाने का काम करते हैं, जिससे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो अपनी जगह के ऊपर टिके रहते हैं। अब जो तुम्हारी ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। दे आर क्लोज्ड फ्लूइड फिल्ड सैक्स विच आर कॉल्ड एज सिस्टर्ना, ठीक है। और छोटे छोटे जो फ्लूइड फिल्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेसिकल्स। और फिर हमारे पास होते हैं और लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक ट्यूब्यूल्स। तो सिस्टर्ना, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स 3 प्रकार के होते हैं। इनको ज़्यादा डिटेल्स में करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फ्लूइड फिल्ड इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। मेन चीज़ जो आपको लर्न करनी है वो ये करनी है कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ, जो नीचे की तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो यंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, नया बना हुआ होता है। और उनके ऊपर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम राइबोसोम्स बोलते हैं। अब ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में है। तो क्योंकि जब ये एक ट्यूब, अब अगर आप ये सोचो कि अगर आप अपने हाथ के ऊपर छोटी छोटी बिंदियाँ लगा दो तो वो आपके हाथ का जो सरफेस है वो एक रफ सरफेस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब उनके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स लग जाते हैं तो जो सरफेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो रफ़ हो जाता है। इसीलिए हम जो है इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जैसे ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओल्ड होता जाता है, मतलब कुछ पुराना होता जाता है, तो विद एज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर के राइबोसोम्स हैं वो शेड हो जाते हैं, यानी कि वो झड़ जाते हैं। और उससे क्या होता है कि आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब उसके ऊपर क्योंकि राइबोसोम्स नहीं है तो उसका सरफेस स्मूथ हो जाता है। तो जो ऊपर की तरफ ओल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन्स बनाने का काम करता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हैं। और जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फैट्स बनाने में काम करता है, जिसको हम लिपिड सिंथेसिस बोलते हैं। साइंस के अंदर फैट्स को लिपिड बोला जाता है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और लिपिड जो तुम्हारा स्मूथ है वो किसमें वो लिपिड्स बनाने में मदद करता है। और कुछ फंक्शंस जो हैं वो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेम है। सबसे पहले तो ये कि ये साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स के अंदर को मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है और ये सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बना देता है, जिससे कि जो सेल है वो एक सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे रहते हैं। दूसरा ये होता है कि ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी काम करता है, जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर काम कराने में ये मदद करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है, प्लस ये जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे सेल्स के अंदर आती हैं, जैसे ड्रग्स हैं, जैसे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं। ड्रग्स का मतलब है वो दवाइयाँ जिनका इस्तेमाल हमारी बॉडी कर चुकी है और एक्स्ट्रा दवाई जो बच गई है वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है। यहाँ दवाई में एक केमिकल ने हमारी बॉडी के ऊपर काम किया,
बाकी केमिकल्स का अगर हमारी बॉडी ने इस्तेमाल नहीं किया तो वो केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो वो टॉक्सिक हो सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर हमने कोई, जैसे हमने एप्पल खाया या कोई चीज़ खाई और उसके अंदर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स हैं, वो भी केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो वो डिटॉक्सिफाई करने का जो काम हमारी बॉडी करती है के अंदर, वो करते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 या 4 काम करता है। फर्स्ट, ये कंपार्टमेंटलाइजेशन करता है, ये सेल को एक फ्रेमवर्क देता है। सेकेंड, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है, जो स्मूथ है वो लिपिड सिंथेसिस बनाता है, और लिपिड सिंथेसिस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी कर देता है। तो इस तरीके से दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिस्से अगर टूट जाते हैं तो वो ऐसे वेसिकल्स बना लेते हैं, और इन वेसिकल्स को हम लोग बोल देते हैं गोल्जी बॉडीज़। और जो वेसिकल्स गोल्जी बॉडीज़ बनती हैं, बेसिकली गोल्जी बॉडीज़ रफ एंडोप्लाज्मिक से बनता है स्मूथ, और स्मूथ से बनती है गोल्जी बॉडीज़। तो ये जो गोल्जी बॉडीज़ है उनको मैं अपनी भाषा के अंदर सेल का एक कुरियर सिस्टम बोलती हूँ। जितनी भी सेल के अंदर, अब जैसे प्रोटीन्स बनी हैं या लिपिड्स बनी हैं, इनको रॉ फॉर्म में बनी हैं, इनको पैक कर इनको उसी हिसाब से डिस्पैच कर दिया जाता है वहाँ पर जहाँ पर कि इनकी ज़रूरत है। बॉडी के सेल के एक पार्ट को अगर एक पर्टिकुलर प्रोटीन की ज़रूरत है तो वो प्रोटीन बनाएगा कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन उसको डिस्पैच करके ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडीज़। तो जो हमारी गोल्जी बॉडीज़ होती हैं ये भी फ्लूइड फिल्ड सैक्स ही होती हैं, और ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स को हम सिस्टर्ने बोलते हैं। और प्लांट्स के अंदर एक बात याद रखनी है कि जो तुम्हारी गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, दे आर कॉल्ड एज डिक्टोसोम्स। जो सिस्टर्ने होते हैं गोल्जी बॉडीज़ के, they are called as the dictosomes in plants। तो गोल्जी बॉडीज़ का मेन आपको फंक्शन लर्न करना है, और फंक्शन इसका ये है कि एक सिक्रीटरी ऑर्गेनेले है, एंड इट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर, और ये मटेरियल्स को करता है। और दूसरी बात ये कि जब सेल डिवाइड करने लगता है तो गोल्जी बॉडीज़ जो हैं वो उसके अंदर भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आप सिर्फ इतना लिखोगे, गोल्जी बॉडीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिविजन। उसके बाद एक और चीज़ आपको बतानी है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो रफ़ से बना स्मूथ, और स्मूथ से बनता है आपकी गोल्जी बॉडीज़। और गोल्जी बॉडीज़ जाके जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूज़ हो जाती हैं तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिन्यू करने का काम करती हैं, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो स्ट्रेंथन करने का काम करती हैं। तो जब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सब चीज़ों से बनती है तो उसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, वेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड फ्रॉम द मटीरियल्स लाइक ribosomes, from smooth endoplasmic reticulum, from vesicles, from Golgi bodies. So this is called as membrane biogenesis. उसके बाद स्पर्म के अंदर गोल्जी अपरेटस जो है वो एक्रोसोम मतलब उसकी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, मेन फंक्शन ये है कि ये सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं जो कि डिफरेंट लिक्विड्स को सिक्रीट करते हैं, और फिर जो मटेरियल सेल के अंदर बनते हैं उनको पैकेज करके डिस्पैच करने का काम करते हैं, एंड बाय ट्रांसपोर्टिंग देम फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। एक जो आपका सेल ऑर्गेनेले है वो था राइबोसोम। उसके बारे में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उसका फंक्शन क्या है। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, और जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर फाउंड फ्री ऑल्सो इन द साइटोप्लाज्म, एंड दे आर फाउंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो। उसके बाद राइबोसोम जो होते हैं उनके अंदर RNA भी होता है, और जो प्रोटीन्स हैं वो राइबोसोम्स बनाते हैं, और जो लिपिड्स होते हैं वो राइबोसोम्स नहीं बनाते हैं। उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो बचता है वो है हमारा लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के बारे में ये कहा जाता है कि ये सेल का सुसाइड बैग है। ये सुसाइड बैग क्यों है ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊंगी, ये जो लाइसोसोम है अगर हम उसको सीधी सादी आसान भाषा में बोलें तो ये हमारे सेल का सफाई कर्मचारी है। ये जितनी भी डेड डिकेड मैटर हमारे सेल के अंदर है, अगर कोई सेल का ऑर्गेनेल टूट गया है, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है, अगर कोई सेल का पार्ट जो है वो बीमार है, या सेल के
अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है उन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है, उन सबको साफ़ करने का जो काम है वो आपका लाइसोसोम करता है। तो लाइसोसोम बेसिकली आपके सेल का एक स्कैवेंजर है विच कीप्स द सेल नीट एंड क्लीन एंड हेल्दी बाय डिस्ट्रॉइंग ऑल द हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड द डेड वोर्न आउट पार्ट्स ऑफ द सेल। अब लाइसोसोम्स बेसिकली फ्लूइड फिल्ड सैक्स होती हैं और इन फ्लूइड फिल्ड सैक्स के अंदर लिक्विड में अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स एक प्रकार के केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी सिक्रीट करती है। तो ये जो डाइजेस्टिव केमिकल्स हैं ये एक, जैसे अगर आप एक गुब्बारा ले लो जिसके अंदर आपने पानी भरा है, उसी प्रकार से लाइसोसोम भी एक फ्लूइड फिल्ड सैक है और इसके अंदर क्या है? एंजाइम्स हैं। अब जब भी कोई वॉर्न आउट पार्ट इस वेसिकल के अंदर आता है तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको वो खा जाते हैं, उसको वो डिसॉल्व कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब अगर आपका जो लाइसोसोम है वो एज सच तो स्कैवेंजर का काम कर रहा है, लेकिन अगर आपका सेल बीमार है या सेल जो है वो उसके ऊपर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो गया एंड इट इज़ अबाउट टू डाई, योर सेल इज़ अबाउट टू डाई, इट हैज़ बिकम ओल्ड, जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं वो बूढ़े होके हर 1 महीने के बाद मर जाते हैं और नए बनते हैं। तो जब आपका सेल हैज़ बिकम आइदर ओल्ड और इट इज़ अबाउट टू डाई और इट हैज़ बिकम सिक, तो सेल के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज़्म होता है। उसमें क्या होता है कि जो लाइसोसोम होता है वो फट जाता है, वो गुब्बारा फट जाता है और उसके अंदर वो जो एंजाइम्स वाला लिक्विड है वो पूरे सेल के अंदर स्प्रेड कर जाता है। तो सेल के अंदर स्प्रेड करने के बाद क्या होता है कि जो लाइसोसोम है उसके डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल के पार्ट्स को खाना शुरू कर देते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सेल के लिए ज़रूरी है कि नहीं। उनको जो सामने चीज़ नज़र आती है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड इन दिस वे दे डिस्ट्रॉय द होल सेल बिकॉज the lysosomes are responsible for the death itself. Therefore, lysosomes are called as the suicide bags of the cell. So this is all about the different cell organelles also. There is one more topic which is given in certain books on or some schools do it, and that is cell division. एक cell basically जो है वो 2 के अंदर divide करता है to make a cell of its own kind. अब जो तुम्हारा जो cell है वो divide जब करता है तो cell division is of 2 type. We have mitosis and we have meiosis. This is done by certain schools, so I am covering this topic. Mitosis is when one cell divides to make 2 cells which are identical to itself. और meiosis के अंदर एक सेल डिवाइड जब करता है, सेल तो सेम बनता है लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसको समझने के लिए हम पहले क्रोमोसोम्स के ऊपर आते हैं। हमने न्यूक्लियस के अंदर किया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है जो सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। और हमने ये भी किया था कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ये है कि जैसे ये मेरे हाथ की उंगलियां हैं, मेरी हर उंगली जो है वो एक दूसरे का पेयर बनती है। तो जैसे ये उंगलियां पेयर्स में हैं उसी प्रकार से हर क्रोमोसोम का भी सेम आइडेंटिकल पार्टनर है। तो मेरे पास 5 पेयर्स ऑफ फिंगर्स हैं, उसी प्रकार से हमारे हर सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब माइटोसिस के टाइम पे क्या होता है, हर क्रोमोसोम अपना एक डुप्लीकेट बनाता है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे 23 पेयर्स जो हैं वो इंटू 2 होके 46 पेयर्स बन जाते हैं। जब सेल डिवाइड करता है तो 23 पेयर इधर आएंगे, 23 पेयर इधर आएंगे, तो जो तुम्हारा सेल है वो अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना रहा है। सो दिस प्रोसेस वेयर द सेल इज डिवाइडिंग टू मेक सेल्स ऑफ द सेम काइंड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। और माइटोसिस के अंदर जो तुम्हारे 23 पेयर्स हैं दे first duplicate themselves, make a carbon copy of themselves to make 43 pairs, और 23 pairs फिर मतलब आधे इधर चले जाएंगे आधे इधर चले जाएंगे। तो हर सेल के पास उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे जितने पेरेंट सेल के पास थे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस के जो सेल्स होते हैं वो आपके जहाँ पर आपके गिमीट्स बनते हैं जैसे कि ओवरीज और टेस्टिस, उनके अंदर पाए जाते हैं। मियोसिस के अंदर सेल्स के जो सेल्स हैं होते तो उनके अंदर 23 पेयर्स हैं, लेकिन जब ये सेल्स डिवाइड होने लगते हैं तो ये अपनी कार्बन कॉपी नहीं बनाते। तो 23 पेयर्स जो हैं वो 23 के सेट में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर एक एग बनता है तो उसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, उसके अंदर सिर्फ 23, मतलब ये मेरी जो उंगलियाँ हैं ये अलग अलग हो जाएंगी। 5 उंगलियाँ एक सेल में जाएंगी, 5 उंगलियाँ एक सेल में जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो सेल्स के क्रोमोसोम का नंबर है वो मियोसिस में हाफ हो जाता है।
तो क्रोमोसोम क्योंकि मियोसिस में हाफ हो गए, तो ये सेल्स जो हैं वो अपने पेरेंट सेल्स के जैसे नहीं हैं, बल्कि दे कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो इस प्रोसेस के अंदर मियोसिस होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो एग है, एक ऑर्गेनिज्म का जो एग है, इट इज़ कैरिंग 23 क्रोमोसोम्स, और जो स्पर्म है वो भी अगर 23 क्रोमोसोम्स कर रहा है, तो जब जाइगोट बनेगा तो इट विल अगेन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर ये प्रोसेस यहाँ पर नहीं हुई होती तो यहाँ 46 क्रोमोसोम्स होते, 23 पेयर्स होते, और यहाँ भी 23 पेयर्स होते, तो टोटल मिला के यहाँ 46 पेयर्स होते। तो हमारे सेल्स जो थे वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को लूज़ कर जाते। तो जाइगोट के अंदर सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स रखने के लिए जो मियोसिस के टाइम पे जो है वो सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं रहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर सेल। इन दिस चैप्टर यू हैव टू डू द डायग्राम्स, यू हैव टू डू द डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल ऑर्गेनेल्स वेरी in a very detailed manner, and you have to do all the definition जैसे phagocytosis, pinocytosis, etc. Thank you.